नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर हेडलाइन में ये लिखा है कि एंटी इंडिया लीडर, वो आदमी जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है ये वायरल करवा दिया था बांग्लादेश में, ये फाइनली मर चुका है। ढाका आज के समय एज में है। कई लोग बांग्लादेश में मारे गए हैं इसकी मौत के बाद। एक हिंदू रिलीजन का जो आदमी है, जो मिनॉरिटी है बांग्लादेश में, उसको भी रिसेंटली लिंच करके मार दिया गया था। सिचुएशन बांग्लादेश में इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है। और इस सब के बीच में ये देखता हूं कि उस्मान की मौत के बाद यूएसए पहली बार शोक प्रकट करता है। नहीं तो यूएसए की जो एम्बेसीज है ना, यूजुअली आप अगर देखोगे कोई बड़ा नेता भी अगर मर जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो ऐसी पोस्ट ये लोग करते नहीं है। आप देखोगे भारत की तरफ से ऐसी कोई पोस्ट नहीं आई है कि देखो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि शरीफ उस्मान मर चुका है, इसकी असैसिनेशन हो गई है। मगर जो यूएसए की एम्बेसी है ढाका में, इसने ये पोस्ट करी और कई इंडियंस ये देखकर शॉक थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं, द यूएस एम्बेसी जॉइंस द पीपल ऑफ बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं इन मॉर्निंग द लॉस ऑफ यूथ लीडर शरीफ उस्मान हडी and offers our deepest condolences to his family, friends and supporters. Now, आपको अगर नहीं पता शरीफ उस्मान की पॉलिटिक्स क्या है, तो यहाँ पे आपको मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, इससे आप समझ पाओगे। बेसिकली ये आदमी ना एंटी इंडिया नैरेटिव फैला के बांग्लादेश में एक बड़ा नेता बना था। बड़ा नेता भी आप कह लीजिए। देखिए, कोई ऑफिशियल पोस्ट तो इसके पास थी नहीं, कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस शेख हसीना को जो हटाने का इनके यहाँ चला था प्रोटेस्ट, जो पूरा एक आप कह लीजिए हवा बनी थी, उसमें इसका काफी बड़ा रोल था। काफी इसने प्रोटेस्ट किए शेख हसीना के अगेंस्ट। और उसके बाद जब शेख हसीना चली गई, इसका अगला टारगेट था भारत। अब ये भारत का एक्चुअल मैप है। और मगर उस्मान हाडी काफी बार सोशल मीडिया पे ये वाला मैप पोस्ट करता था। इस मैप में ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत का बहुत सारा हिस्सा कब्जा चुका है, पंजाब, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इवन ये टेरिटरी भी जो चाइना के अभी कंट्रोल में है, अक्साई चीन। मतलब इमोशन में आके लोग कुछ भी बना देते हैं। मुझे ग्रेटर बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट है इतना फनी लगता है। और फिर ये बांग्लादेश का आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश का ये जो एक्सपेंशन है ये दिखा रखा है इसने यहाँ पे इस मैप में कि जी ये बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। सिर्फ इसकी एक पोस्ट से ये मत समझना कि बस इसने एक पोस्ट करी थी इंडिया के अगेंस्ट। इसके आप अगर जो पॉडकास्ट की पुरानी रिकॉर्डिंग्स है वो देख लो, वहां पर कैटेगोरिकली आदमी ये कहता था कि भारत ने बांग्लादेश को गुलाम बना के रखा है। ये इसकी मानसिकता थी कि बांग्लादेश तो अभी जो है ना, ये असली ग्रेटर यूनाइटेड बांग्लादेश नहीं है। हमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना होगा जिससे बांग्लादेश ट्रू सेंस में बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट कर पाए। जो आप इसकी बातें सुनोगे ना, लिटरली बांग्लादेश के लोगों को ये सपना दिखाता था कि बस एक बार ग्रेटर बांग्लादेश बन गया ना, सब लोग राजा की तरह जिएंगे, सोना होगा हर तरफ, बस बांग्लादेश की जीडीपी टॉप पे होगी। और अजीब बात देखिए, बांग्लादेश के जो कई इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स थे, वहां पे मुझे ये चीज दिखती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं ना, वो ऐसे लोगों को मंच देते हैं, उनको और प्रमोट करते हैं। तो उस्मान हाडी के मैं अगर अगेन पुराने जो इसके पॉडकास्ट की क्लिप्स है वो दिखा नहीं सकता, आई थिंक कॉपीराइट का इशू आएगा। बट सोशल मीडिया पे आप अगर ढूंढ पाए इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का आदमी था, इसकी पॉलिटिक्स क्या थी। बेसिकली इसने इंडिया के अगेंस्ट नफरत फैलाकर और बांग्लादेशियों को ये बताकर कि जी बस इंडिया का ये चिकन्स नेक कॉरिडोर कब्जाना है, नॉर्थ ईस्ट कब्जाना है, इंडिया के रिसोर्सेज लेने हैं, ये सब एक ख्वाब बेच कर अपना नाम बना लिया था। अब ऐसा आदमी असैसिनेट होता है और यूएस जो वैसे कई नेताओं के इशू को लेकर, उनकी मौत को लेकर चुप रहता है, यूएस कहता है कि जी हम यहाँ पे कंडोलेंसेस अपनी प्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इनकी एक और पोस्ट भी आई है। अब तो ये पूरा फॉलो कर रहे हैं कि अब उस्मान की बॉडी यहाँ पे ला दी गई है, हम बहुत दुखी हैं। इससे सच में एक क्वेश्चन सामने आता है कि यूएस की गवर्नमेंट ऐसे एलिमेंट्स के साथ किस हद तक मतलब सहानुभूति रखती है, मतलब कितने फ्रेंडली रिलेशंस थे, किस हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी। और अगेन ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा यूएसए के फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइक बेंज ये बात ऑफिशियली बोल चुके हैं। इनका एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जहां पे इन्होंने ये कहा था कि यूएस एड जो आज के समय ट्रंप बंद कर चुके हैं, देखो ट्रंप में लाख बुराइयां होंगी, ट्रंप ने जी टैरिफ लगा दिए, ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी, क्या ऊट पटांग स्टेटमेंट देते रहते हैं, मगर यूएस एड बंद करके ना ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे कदम चलाया। नहीं तो यूएस एड की मदद से बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ था। ये बात यूएसए के कई ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे
और इवन भारत में भी आप अगर देखो कई जो जियो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स हैं, इस पर रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं, अमेरिकन एड एंड रिजीम चेंज इन बांग्लादेश। नाउ एक बार को ना आप कह सकते हो ठीक है, बांग्लादेश में अगर यूएसए को प्रो यूएस गवर्नमेंट चाहिए थी, उसके लिए इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मगर इंडिया के लिए यहाँ पे चिंता की बात यह है कि अपना मिशन अकॉम्प्लिश करने के लिए यूएसए ने यहाँ पर यह भी नहीं सोचा कि उन नेताओं के बारे में ट्वीट कर रहे हैं जो खुलकर कहते हैं भारत कब्जा लो, जिनकी पॉलिटिक्स ही थी। आई मीन मैं आपको इसकी क्लिप्स दिखाता ना इस आदमी की, उस्मान की, इसके कई पॉडकास्ट की वगैरह। इंडिया को तो ये ऐसे बात करता है जैसे हम कोई मतलब एक कॉलोनियल पावर है, हमने बस बांग्लादेश को जकड़ रखा है हर तरफ से और बांग्लादेश को कब्जानी होगी भारत की धरती, तभी यहाँ पे पावर्टी कम होगी। बेसिकली जो उस आदमी की आइडियोलॉजी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। बांग्लादेश जिसके बारे में वैसे ही आपको बता चुका हूं, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रही है और साथ ही साथ महंगाई दर आप अगर देखो तो नवंबर महीने में बांग्लादेश में 8% के भी ऊपर थी। ऐसे टाइम में क्या होता है, लोग ना बस दर्द महसूस कर रहे होते हैं, चीज़ें लगातार महंगी होती जाती है, दूध, ब्रेड, बेसिक कमोडिटीज़, ये सब कुछ महंगा होता जाता है। और सरकार को, खासकर जो ये बड़े नेता हैं, इनको कोई टारगेट चाहिए होता है। अच्छा, क्या बोले जिससे जनता ना थोड़ी बहुत शांत हो जाए। ये बोल देता हूँ कि इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं, इंडिया की धरती कब्जा लेते हैं ना, तो सब कुछ अलमंगल हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। आई मीन इन लोगों का प्रोपेगेंडा इस हद तक है। मैं कुछ टाइम पहले अल जजीरा में एक आर्टिकल देख रहा था। आर्टिकल की हेडलाइन कमाल है। हेडलाइन कहती है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही। नहीं, मतलब क्योंकि दूसरों ऐसी लगता है, इन्फ्लेशन 8% के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रही है, डेट बढ़ता जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही। इंडिया के साथ जो ट्रेड होता रहा, जिससे इनको फ़ायदा मिलता था, इनके बिजनेसेस को फ़ायदा मिलता था, दोनों देश मिलकर ग्रोथ कर रहे थे, वो अब उसमें भी मोहम्मद यूनस ने प्रॉब्लम डाल दी है। तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही, बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीसेट हो रहा है। अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे शायद यूरोप के या फिर जापान के या फिर कोई एशिया के बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे, उन्होंने एनालिसिस किया होगा। नहीं, ये जी आर्टिकल पब्लिश किया है फैसल महमूद ने। ये बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है इंडिया, इसको संभालते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखो प्रीवियस सरकार के जो डैमेज थे ना, उसको ठीक करने के चक्कर में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, मगर ये मत समझना कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली। नहीं, कोलैप्स नहीं करेगी। और ये मैं भी मानता हूँ, अगर मान लो कल को कोलैप्स की हालत के बांग्लादेश बहुत ज़्यादा करीब पहुंचा, तो यूएस अचानक से फंड्स भी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत ये फ्लोट करने का प्रयास करेंगे। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से ना हमको जेन्युइनली यूएसए से ये सवाल पूछना होगा कि आप ये ओस्मान हडी की जो ये मौत हुई है, उसको लेकर आप दुख प्रकट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वी आर वेरी सैड, बहुत दुख हुआ है वगैरह, मगर इसकी मौत के बाद जो वायलेंस हुआ है, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलेगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है अपने आप। इंडिया को ये बात रेस करनी चाहिए यूएस के साथ। जिस टाइप के नेता ये एंटी इंडिया व्यूज़ रखते हैं, उनके प्रति आपकी सहानुभूति है, आगे के वायलेंस को आप काउंटर करते नहीं हो, कुछ उसको कंडेम नहीं करते, तो इससे काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन रेज होता है यूएसए की रिलायबिलिटी पर कि यूएसए पे क्या हम जेन्युइनली ट्रस्ट कर सकते हैं एज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्योंकि एक तरफ तो अगर मान लो कि कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जो एक प्रो यूएस बात कर रहा है, उसको कहीं पर अरेस्ट भी कर लिया गया या फिर उसको वीज़ा नहीं दिया गया, यूएस जल्दी से उसका विरोध करता है। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के मीडिया हाउसेस को जला दिया गया, प्रोटेस्टर्स ने इतने सारे मतलब यहाँ पे ऑफिस जला दिए, मीडिया बेसिकली बांग्लादेश का क्रम्बल कर दिया गया है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ मतलब यूएस की तरफ से ये प्रतिक्रिया नहीं आ रही कि बांग्लादेश में जो मीडिया के साथ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। इंडिया को आई थिंक ये इशू डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिकन खुल के कहते हैं कि रशिया के इशू को लेकर या फिर और किसी इशू को लेकर इंडिया हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहा, हमें भी बोलना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग हियर। पाकिस्तान को आप लोग फंडिंग दे रहे हो, बांग्लादेश में जो आदमी इंडिया का एक अजीबोगरीब मैप जो फैलाता है, उसके लिए आप कहते हो कि जी बड़ा दुख हुआ है, ये आदमी मर गया है। तो इट इज़ रियली वियर्ड। मैं यहाँ पर सिंपली यही कहूँगा, जो यूएस की पॉलिसी है यहाँ पे बहुत अजीब है। मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली फोकस किया है कि एक ज़्यादा जियो पॉलिटिकल एंगल आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो अब बांग्लादेश में जो छोटे छोटे डिटेल्स है, कहाँ पे अटैक हुआ, किधर आग लगी, कितने टाइम तक आग लगी,
वो सब चीज़ें अपने आप में काफ़ी दुखद है, बट आई थिंक आर मेन फोकस शुड बी ऑन द ग्रैंड पिक्चर कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और ये भारत को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव एआई ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट जीपीटी पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव एआई ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए आज के समय, अगर अपने रेज्यूमे में आप ऐड करते हैं कि आपको जनरेटिव एआई की नॉलेज है और एक आ जाएगा। इसलिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव एआई कोर्स, जिसमें आज के समय पूरे भारत से कई लोग एनरोल कर चुके हैं। आज भी मौका है इस कोर्स में एनरोल करने का। अगेन दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, बट यहाँ पे आपको ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ईएमआई की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा 0%। जी हाँ, ये नो कॉस्ट ईएमआई में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में एक नॉमिनल बैंकिंग फीस भी यहाँ पर लगेगी करीब 300-400 रुपए के आसपास की। और आप 0% ईएमआई के अंडर इस कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर, और करियर 247 अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करें। ऑलरेडी कई लोग अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं थैंक्स टू दिस जनरेटिव एआई कोर्स। हम इसके टेस्टिमोनियल्स लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।